हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 12th के लिए हम लोग एक बोर्ड एक्सप्रेस चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि आने वाले कुछ दिनों में 30 to 40 डेज में हम लोग 12th के पूरे सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर करेंगे, रिवाइज करेंगे। जिसमें कल हमने एक फर्स्ट वीडियो इसमें हमने देखा, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन हमने ऑलमोस्ट हाफ निपटा लिया है। अब हम लोगों को आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर लेना है, जिसमें पहला टॉपिक है बेटा विद्युत रसायन के सेकेंड हाफ में आप देखने जा रहे हो नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जिन लोगों ने अनसॉल्व देखा होगा, जिन भी बच्चों ने अनसॉल्व देखा होगा, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है कि एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नस्ट समीकरण एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, जिसपे आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं और सीधे सीधे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि नस्ट समीकरण क्या होता है ना। तो नस्ट एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट है, समझ लीजिए इनको। इन्होंने क्या किया, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन आप जानते हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो रही हो, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया जो, और हाँ ये बात गौर करने वाली है कि उस रेडॉक्स रिएक्शन में आयंस पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो उस रिएक्शन के लिए जो मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन या किसी भी सब्सटेंस के आयंस का जो कंसंट्रेशन है, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, इलेक्ट्रोड विभव से संबंधित करने वाला एक समीकरण दिया। मान लो इक्वेशन कुछ इस ढंग से रहा हो, M एक मेटल है, ये N प्लस मेटल आयन है जिसपे N प्लस चार्ज है, ये N इलेक्ट्रॉन लेकर के बदल जा रहा है M में, तो यहाँ पे क्या है N इलेक्ट्रॉन्स। एक बात समझिए कि इनका हो रहा है रिडक्शन, ये इसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, मेटल आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं और मेटल मिल रही है, आपको धातु मिल रही है, तत्व मिल रहा है, ठीक। तो ये अपचयित हो रहा है, मीन्स इसको आप बोल सकते हो रिड्यूस्ड सब्सटेंस या रिड्यूस्ड स्टेट। ये अपचयित पदार्थ है, इसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। और ये क्या है, अगर इधर से आप देखो, इस साइड से देखो, इसके बैकवर्ड डायरेक्शन से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिल रहा है कि ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और मेटल आयन में कन्वर्ट हो रही है। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का लूज करना जो होता है वो कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यहां पर क्या है, ये है ऑक्सीकृत पदार्थ, ये रहा ऑक्सीकृत पदार्थ। ऑक्सीकृत पदार्थ यानी कि ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या ऑक्सीडाइज्ड स्टेट भी कर सकते हो। तो नस्ट ने जो इक्वेशन दिया वो था E इज इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। E of the cell is equal to E naught of the cell minus 2.303 RT upon NF log Q। log Q क्या है, एक वैल्यू आएगी जिसको आप रिएक्शन क्यूसेंट का नाम देते हो, अभिक्रिया प्रतिफल का नाम देते हो आप, है ना। तो ये है क्या, Q की वैल्यू क्या है, Q यहां पर है concentration of oxidized substance, oxidized state upon concentration of reduced state, अपचयित पदार्थ की सांद्रता, ठीक है। ऑक्सीकृत पदार्थ की सांद्रता बटे अपचयित पदार्थ की सांद्रता। और बाकी वैल्यूज आप जानते हो, R क्या है, गैस नियतांक है, T क्या है, परम ताप, गैस R गैस कांस्टेंट, T क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल का टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर दिया रहे उसमें आपको 273 ऐड कर देना होगा सेल्सियस वाले में। N क्या है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। और F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या थी 96487 कूलम मोल इनवर्स, या जिसको हमने कैलकुलेशन पर्पज के लिए लिखा था 96500, है ना। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें तो हमको मिलेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ऑक्सीकृत अवस्था की सांद्रता, यहाँ पे हिंदी वाले ऑक्सीकृत अवस्था या ऑक्सीकृत पदार्थ लिख देंगे, है ना, अपॉन ऑक्सीडाइज्ड सॉरी रिड्यूस्ड स्टेट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट। क्लियर। अब यहाँ क्या है बेटा, ऑक्सीकृत पदार्थ है ये धातु जो ठोस अवस्था में है, और ये आयन क्या है, जलीय अवस्था में, एक्वस अपने सॉल्यूशन में है। तो यहां से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो बनाते हो, ये कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हो, मोलरता दिखाते हो आप स्क्वायर ब्रैकेट से, वर्ग जो बड़ा ब्रैकेट होता है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, लाइक दैट। ये हो गया। अब हम इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे, जो वैल्यूज हमें नोन है, और फिर हम देखते हैं क्या इक्वेशन मिलेगा। आप जानते हो किसी भी ठोस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे कोई शुद्ध धातु है, कोई प्योर मेटल है, या कोई प्योर लिक्विड है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 आता है बेटा, 1 मोल पर लीटर आ जाता है। ठीक है। आर की वैल्यू आप जानते हो, गैस कांस्टेंट की 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। पीवी इज इक्वल टू NRT होता है, तो वहां से आप आर की वैल्यू ये यूज करते हो। फिर टी आपको रख देना है E डॉट 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया 298.15 भी होता है, उसको छोड़ दो, केल्विन। एफ की वैल्यू क्या, एफ की वैल्यू है 96500 कूलाम मोल इनवर्स। ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर लो इस इक्वेशन में, आपको मिलेगा E इज इक्वल टू E नॉट। अच्छा एक और बात है, ये 2.303 नहीं, इन्होंने ln क्यों बताया, ln मतलब नेचुरल लॉग, फिर नेचुरल लॉग को आप नॉर्मल लॉग में बदलते हो तो 2.303 टाइम कर देते हो। E नॉट माइनस ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ और यहाँ यूज कर ली, तो हमको मिलेगा 0.0591। भाई R खत्म हो गया, T F इन सबको कैलकुलेट करोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही वैल्यू मिलने वाली है, अपॉन N लॉग, ये ऑक्सीडाइज्ड स्टेट प्योर मेटल है, इसकी वैल्यू हो गई 1, तो लॉग 1 अपॉन मेटल आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी यूज कर सकते हो आप। क्लियर। तो ये आपका हो गया नेक्स्ट इक्वेशन, इसको आपने निकाल लिया, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो ये नेक्स्ट इक्वेशन रहा। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे कंक्लूजन आप निकालते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपने 10th में रिएक्टिविटी सीरीज एक पढ़ा होगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपने क्रियाशीलता श्रेणी के रूप में या सक्रियता श्रेणी के रूप में क्लास 10th में पढ़ा होगा, जब आपने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा होगा। तो होता क्या है बच्चों, हमें किसी मेटल की रिएक्टिविटी या नॉन मेटल्स की भी रिएक्टिविटी जाननी है, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को देखना होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तमाम मेटल्स को उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या जिसको अमूमन आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो, मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में उनको व्यवस्थित कर लिया गया। एक सीरीज मिली, एक श्रेणी मिली, वो श्रेणी कही जाती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे ये देखो Li+ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा लिथियम में। यहां जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है E नॉट आता है, वो आता है -3.05 वोल्ट, है ना। ऐसे ही पोटेशियम है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो एक K बनाएगा, इसका E नॉट है -2.92 वोल्ट। ये सब आपको याद नहीं होना चाहिए, पूरी सीरीज याद रहे ये जरूरी नहीं है। इसके एप्लीकेशंस आपके लिए, इसका यूज आप कैसे करने वाले, इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, इसके जो कंक्लूजन्स निकलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सीरीज क्या बनती है, LiKNa BaSr Ca, LiK
BA, SR, CA, NA, MG, AL, MN, ZN, CR, FE, CD, CO, NI, SN, PB, और इसके बाद आता है H2, फिर CU, HG, AG, PT, AU, है ना। जैसे इसमें देखो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 0 वोल्ट दिया जाता है, जिंक का क्या है -0.76 वोल्ट, यहाँ कॉपर का क्या है +0.34 वोल्ट, गोल्ड का क्या आता है +1.50 वोल्ट। सबका याद रहे जरूरी नहीं आपको। एक चीज आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है डाउन द ग्रुप पॉजिटिव होता जा रहा है। देखो ये नेगेटिव था, बहुत ज्यादा नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव कुछ कम हुआ, यहाँ नेगेटिव और कम हुआ। जैसे आयरन का पॉइंट नेगेटिव में 0.044 वोल्ट होता है ना, हाइड्रोजन तक आते आते 0 हो गया, और फिर यहाँ पे गोल्ड का आप देख रहे हो +1.050 हो गया। तो नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता जा रहा है। अब एक बात समझिए, रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा वो मेटल उतनी ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगी, मतलब ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छे अपचायक हैं, अच्छा अपचायक है, ये प्रबल अपचायक है। और वहीं ये क्या है, ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। गोल्ड क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट, दुर्बल अपचायक हो जाएगा ये, है ना। फिर क्या है, जैसे आप लिथियम की रिएक्शन करा रहे हो वाटर से, बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। लिथियम को आप HCl से रिएक्ट करा रहे हो, सोडियम को H2SO4 से रिएक्ट करा रहे हो, तो बहुत तेज रिएक्शन होगी। और वहीं गोल्ड की आप रिएक्शन करा रहे हो H2SO4 से, कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। इसका ये मतलब है कि एक बात तो रिड्यूसिंग कैपेसिटी और रिएक्टिविटी और मेटालिक बिहेवियर, या यूं कह लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, हिंदी वाले भाई, ये अपचायक क्षमता, सक्रियता, क्रियाशीलता और धन विद्युतीय लक्षण ये नीचे आने पर डिक्रीज करते हैं, घटते जाते हैं बेटा। ये चीजें मतलब सबसे रिएक्टिव कौन है, लिथियम, सबसे बेहतर इसकी रिएक्टिविटी होगी। और सबसे खराब रिएक्टिविटी किसकी है, गोल्ड की। यहां तक तो ये है कि ये सब एसिड्स में से हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इससे ऊपर है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाते हैं, और यही वजह है इनको बोला जाता है नोबल मेटल्स। इनको नोबल मेटल्स या निष्क्रिय धातुएं या अक्रिय धातुएं बोला जाता है। अक्रिय गैस नहीं, अक्रिय धातुएं, निष्क्रिय धातुएं बोलते हैं ना। तो ये चीज है, मतलब नीचे आने पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी घटेगी और ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। या ये कंक्लूड करो, अब जैसे मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए, अब कुछ बच्चों ने मान लो ये सीरीज रट ली और क्वेश्चन कैसे आ गया, 4 मेटल लिख दिया कि भाई मेटल ए है, इसका -0.96 है, बी है +0.53 है, मेटल सी है -1.20 है, मेटल डी है +0.89 वोल्ट है। अब ये 4 मेटल दे दिया। अब अगर इसमें से कोई रहता तो आप तो जानते हो। अब एक बात समझो कि जैसे पोटेशियम बेरियम से ऊपर है, तो पोटेशियम बेरियम के सॉल्ट में से बेरियम को डिस्प्लेस करेगा। जैसे जिंक जो है आयरन से ऊपर है, आपने जिंक की रिएक्शन कराई FeSO4 से, जिंक की रिएक्शन FeSO4 से करा रहे हो। अब ये सल्फेट जैसे एक चेयर है बेटा, इस पे आयरन बैठा हुआ है और जिंक आ रहा है रिएक्ट करने। अब जैसे आयरन जो है 7th का स्टूडेंट है, जिंक जो है 12th का स्टूडेंट है, चेयर पे 7th वाला बैठा था, हटो, हटा देगा इसको, बन गया जिंक सल्फेट, और आयरन बेचारा 7th वाला बच्चा हट गया। लेकिन यही 7th वाला जब 3rd वाले से मान लो Fe जो है CuSO4 से रिएक्ट किया तो क्या करेगा। अब Fe 7th में है, कॉपर 3rd में है, देखो Fe ऊपर है कि नहीं, जो ऊपर है वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाईली रिएक्टिव है, और ये लेस रिएक्टिव है। कॉपर को हटा दिया, कॉपर हटो, तो ये बना FeSO4 और कॉपर हट गया।
अब लेकिन आपने कॉपर को रिएक्ट कराया होता जिंक सल्फेट से, तो कॉपर थोड़ी ना हटा पाता जिंक को। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, जिंक से बहुत नीचे है, नहीं हटा सकता जिंक को, तो ये नो रिएक्शन, ये चीज हो गई। मतलब आप ये समझिए कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी। और हाईली रिएक्टिव कौन होगा, जो ऊपर होगा, जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन ऊपर की तरफ है। सोडियम मैग्नीशियम को कर देगा, बट मैग्नीशियम सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, अगर सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं, है ना। तो इस पे बेस्ड, अब इस पे तमाम किस्म के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जब आपने जिंक को फेरस सल्फेट में डाला तो कलर क्यों बदला। बदलना ही है भाई, क्योंकि जिंक सल्फेट बन गया, आयरन हट गया, वो प्रेसिपिटेट बना लेगा। लेकिन अगर फिर पूछता है कि जब आपने आयरन को जिंक सल्फेट में डाला तो कलर नहीं चेंज हुआ, तो नहीं होगा, आयरन के बस की बात है ही नहीं कि जिंक को डिस्प्लेस कर दे जिंक सल्फेट में से। ऐसे ही पूछ देगा कि कॉपर को तो जिंक सल्फेट के कंटेनर में रख देते हैं, जिंक सल्फेट के बर्तन में रख देते हैं, तो हाँ रख सकते हैं, रिएक्शन नहीं होती है। लेकिन जिंक को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं रख सकते हो, क्यों, क्योंकि अगर जिंक को रख दोगे कॉपर सल्फेट वाले बर्तन में तो कॉपर को हटा देगा और जिंक उस जगह पे सल्फेट वाली जगह ले लेगा, तो डिकम्पोज भाई चेंजिंग आ जा रही है ना वहां पे। तो ये कहानी है बेटा, ऐसे आप इसके कुछ क्वेश्चन। अब ऐसे मान लो 4 मेटल्स दे दिए, बोला कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करो, सक्रियता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो एक कंक्लूजन आप ये समझे रखिए यहाँ पे, यही बात इसी सीरीज में जो वैल्यूज आपने लिखी उसी से आप कंक्लूड कर रहे हो कि ज्यादा है ई नॉट जो है, जब ज्यादा नेगेटिव है, नेगेटिव ज्यादा है तो समझो कि वो अच्छी रिएक्टिविटी वाला है, रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी, बेहतर होगी, और रिड्यूसिंग पावर भी उसके पास, रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। अगर किसी भी मेटल का या किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा ऋण है, तो वो ज्यादा क्रियाशील होगा और उसकी अपचायक क्षमता भी ज्यादा होगी। और अगर ई नॉट ज्यादा पॉजिटिव है तो ये दोनों चीजें उसी ऑर्डर में कम भी हो जाएंगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और साथ ही साथ रिड्यूसिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपसे पूछा गया कि 2 एलिमेंट हैं, उसमें एक का ई नॉट -5 हो, -2 हो, और एक है जिसका +1 हो, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, जिसका नेगेटिव है वो रिड्यूस करेगा और जिसका पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज करेगा। एक कंक्लूजन फोकस करिएगा बच्चों, इसको रटने पे आप अपनी एनर्जी वेस्ट मत करिए, समझ रहे ना इस बात को, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोस या बहुत से लोग आपको ये बता सकते हैं बेटा कि इसको रट डालो, रट डाला हो गया, नहीं, कुछ नहीं हुआ उससे। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको तो सिंबल्स बदल दिए उसने, एग्जाम में आपके पेपर सेटर ने बदल दिया, पोटेशियम को के लिखा ही नहीं उसने, तो उसको एक्स लिख दिया, तो आप पोटेशियम थोड़ी ना पहचान पाओगे। लेकिन एक कंक्लूजन्स पे आप फोकस करिए कि ज्यादा नेगेटिव है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ज्यादा पॉजिटिव है तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया नहीं मिलेगा बेटा। और नेगेटिव, अब जैसे इसी क्वेश्चन को चलो करते हैं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, अब ये आपने समझ लिया बस, ठीक है। अब देखो मान लो इसको, आपको ये जो 4 मेटल्स दी गई हैं और कहा गया कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में अरेंज करो। 2 बातें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखना है और इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम सक्रियता का। तो आप इसमें सबसे पहले वो मेटल लेंगे जो सबसे कम सक्रिय है। अब सबसे कम सक्रिय कौन है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव किसका है, ये 2 पॉजिटिव वाले हैं, उसमें भी पॉजिटिव है डी, तो डी सबसे कम रिएक्टिव। फिर पॉजिटिव किसका है, बी का। फिर अब नेगेटिव, जितना नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब नेगेटिव वाले में कम नेगेटिव वाले को देखना है, तो ये ए, और फिर कौन, सी। बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। ये किसका ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, सक्रियता का क्रम है या क्रियाशीलता का क्रम है बेटा। हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उससे यही सारे कंक्लूजन्स थे, काम खत्म है। तो ये
आप इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे, इससे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड में, हर हाल में मिलेंगे। चलिए फिर हम लोग अब बात करते हैं आगे। अब लास्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग, इसमें कोलराउस लॉ पढ़ना है ना। कोलराउस लॉ पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें मोलर कंडक्टिविटी वगैरह, मोलर चालकता वगैरह समझना है। तो चलिए उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। जो आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में फिजिक्स पढ़ा होगा उसकी हल्की फुल्की जरूरत है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। आपको कोई रॉकेट साइंस जैसी चीजें नहीं पढ़नी है 12th लेवल पे, है ना। तो इसके बाद है मसला बेटा कि चालकता हमें पढ़नी है, कंडक्टिविटी पढ़नी है। बट कंडक्टिविटी पढ़ने से पहले कुछ चीजें आती हैं जिसे हमें देखना होगा। तो आप जानते हो जैसे वायर्स है, कोई सॉलिड वायर होते हैं हमारे घरों में, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग वायर रखे होते हैं और सॉलिड स्टेट में है। कोई लिक्विड है और उस वायर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों एक जगह से दूसरी जगह जा रही है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। कोई सॉल्यूशन है जैसे NaCl सॉल्यूशन है, तो वहां इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है? वहां इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं फ्री चार्ज्ड आयंस, चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम, परमाणु या परमाणुओं के समूह जिनको आयन हम बोलते हैं। वहां कंडक्टर कौन है? आयंस कंडक्ट करते हैं ना। तो जिस तरह से एक सॉलिड जो है ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ओम के नियम को फॉलो करता है। ओम का नियम क्या है? V इज इक्वल टू IR। आपने पढ़ा होगा कि जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाएंगे उतनी करंट फ्लो होगी। और उसके बाद एक नियतांक आएगा जिसको आप नाम दोगे रेसिस्टेंस। अब ये गैस कांस्टेंट नहीं है आइडियल गैस इक्वेशन वाला, है ना, ये रेसिस्टेंस है। तो वैसे ही बेटा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में भी ओम्स लॉ फॉलो होता है। बस फर्क क्या है कि यहां जैसे आपने जो V दिखाया था, जो वोल्टेज को V से दिखाते थे, अब उस वोल्टेज को अब वो सेल का EMF हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, जिसको आपको दिखाना होता है E से। तो जैसे आपने तारों के लिए, वायर्स के लिए ओम्स लॉ लगाया, वैसे ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस के लिए भी ओम्स लॉ लगाया जा सकता है, ओम का नियम लगाया जा सकता है, जो होगा E इज इक्वल टू IR। E क्या है? सेल EMF है, सेल का विद्युत वाहक बल है। I क्या है? धारा है। और R क्या है? R है हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग मान मिलेगा R का, जिसको हम बोलते हैं प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। R क्या है? रेसिस्टेंस है, ठीक, प्रतिरोध है। यहां नामों का खेल है बेटा बहुत। प्रतिरोध हो गया। R की यूनिट आप जानते हो, यूनिट ऑफ R क्या हो जाएगा? E/I। E की यूनिट क्या है? वोल्ट। और I की यूनिट क्या है? एम्पियर। तो यूनिट आ जाती है वोल्ट एम्पियर इनवर्स। इससे कभी नहीं दिखाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम लोग इसके लिए एक फेमस वैल्यू यूनिट लेके चलते हैं जिसको हम बोलते हैं ओम, OHM, ओम। देखो ये है ना, तो ये रहा ओम, है ना। तो ये R की यूनिट ओम हो गई। इसके बाद एक टर्म है रेसिस्टेंस, आपने समझ लिया। रेसिस्टेंस का जब आप इन्वर्स करते हो, इसका जब आप व्युत्क्रम ले लेते हो, तो व्युत्क्रम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा? G इज इक्वल टू क्या होता है? 1/R। रेसिस्टेंस का अपोजिट, रेसिस्टेंस का इन्वर्स प्रतिलोम, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस। हिंदी में बोलेंगे चालकत्व। G इज इक्वल टू 1/R। अब इसकी यूनिट्स की चलिए बात कर लेते हैं। तो 1/ओम, जिसको आप दिखाओगे ओम इनवर्स भी, और ओम को उल्टा लिख दो तो क्या मिलेगा? मो, MHO, मो भी बोलते हैं इसको। और एक नाम इसका और होता है साइमेंस, साइमेंस या S से दिखाते हैं। तो ये 3 यूनिट है इसकी। G की यूनिट क्या क्या है? ओम इनवर्स या मो या साइमेन। ये 3 यूनिट्स है चालकत्व की, कंडक्टेंस की। जो होता क्या है? रेसिस्टेंस का उल्टा। रेसिस्टेंस कम तो चालकत्व ज्यादा, प्रतिरोध कम तो चालकत्व ज्यादा, रेसिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज्यादा हो गई। ठीक है, तो ये कहानी थी रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस की। इसके बाद आपने पढ़ रखा होगा फिजिक्स में कि रेसिस्टेंस किन किन बातों पर, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है।
मतलब किनके अकॉर्डिंग जो है रेसिस्टेंस बदलता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पढ़ा कि रेसिस्टेंस जो है मटेरियल पर डिपेंड करेगा। कि मान लो ये बोर्ड है, इसमें आप कंडक्ट कराओ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके किनारे ये जो मेटेलिक पार्ट लगा है इसमें कंडक्ट कराओ, कॉपर वायर में कंडक्ट कराओ, लकड़ी में कंडक्ट कराओ, तो सबका तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का ढंग अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि सबका रेसिस्टेंस अलग है। तो रेसिस्टेंस जिस पहले फैक्टर पे डिपेंड करता है वह है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का नेचर क्या है? तो यहां पर क्या है, यहां जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आपने 11th में ही ये चीज पढ़ी होगी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, जिसमें पूर्ण वियोजन होता है, प्रबल विद्युत अपघट, जैसे NaCl, NaOH, H2SO4, HCl, HNO3, तमाम चीजें आपने पढ़ी होंगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जिनमें पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, पार्शियल डिसोसिएशन होता है, आंशिक वियोजन होता है, जैसे एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, साइनिक एसिड, NH4OH, ये सब क्या है? ये सब है वीक मटेरियल्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। इनमें आंशिक वियोजन होता है, तो जिसमें जितना ज्यादा वियोजन होगा उतने ज्यादा आयन आएंगे। जितना डिसोसिएशन कंटेनर है उसमें आपने प्रबल विद्युत अपघट्य घोला 100 मॉलिक्यूल, तो वहां 100 के 100 टूटेंगे, आपको 100 आयंस मिलने वाले हैं। और आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट घोला तो मिलेंगे तो 100, फिर वो रिवर्ट होके ऐड हो जाते हैं। टूटे तो 100 बट उसमें से 20 जुड़ गए फिर से, और आपको कंटेनर में केवल 80 आयंस मिल रहे हैं। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वहां पे कम आयंस हैं अवेलेबल कंडक्ट करने के लिए, तो वहां पे रेसिस्टेंस ज्यादा हो गई। तो रेसिस्टेंस नेचर पे डिपेंड करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है बेटा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टेंस किस बात पे डिपेंड करता है? कि ए कितना है, ए कैसा है। जैसे यही वायर है, मान लो इस वायर की ए एरिया क्रॉस सेक्शनल, ऐसे काटा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं इसको, है ना। ये जो एरिया मिल रही है, ये एरिया अगर ज्यादा होगी तो वायर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको मूव करने के लिए फ्रीडम रहेगी ज्यादा, उनकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, गतिशीलता ज्यादा होगी। जैसे मान लो हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप जिस क्लास में स्कूल में बैठते हो उसको और थोड़ा चौड़ा कर दें तो आपके टीचर को टहलने के लिए जगह ज्यादा मिल जाएगी ना फिर। तो ऐसे ही कंटेनर है, कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं जिसको, विद्युत अपघटनी सेल, उसको अगर आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं उसमें आयंस की मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर आयंस की मोबिलिटी, गतिशीलता ज्यादा मिल रही है, इट मीन्स उसमें रेसिस्टेंस कम मिलेगा। तो ये चीज होता है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया कम रेसिस्टेंस ज्यादा, ठीक है। तीसरी चीज है बेटा लेंथ, वायर की लेंथ जो होती है। और यहाँ पे वायर नहीं बल्कि क्या आएंगे, इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड्स आते हैं उनकी बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लो ये वायर है, एक वायर की हम बात कर लें, इसकी लेंथ इतनी है, इसके लेंथ को आपने बढ़ा दिया, तो जब बढ़ाओगे तो क्या होगा भाई, लेंथ बढ़ाओगे तो उसकी मोटाई कम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाने वाला है, कम हो जाने वाला है, यानी कि रेसिस्टेंस आपको ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे R प्रोपोर्शनल होता है L की, इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग तो हमको मिलता है R प्रोपोर्शनल टू L बाई A। यहाँ फिर एक कांस्टेंट आएगा R इज इक्वल टू रो, कांस्टेंट जो आया उसको बोलते हैं रो, L बाई A। रो क्या है बेटा, फिर इधर मैं लिख देता हूं, R इज इक्वल टू मिला रो L बाई A। रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, या फिर इसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। ये दो टर्म से बोलते हैं इसको, ठीक है। आर को जब हमने एल और ए से कोरिलेट किया तो हमको ये चीज मिली। रो की यूनिट, रो की यूनिट क्या हो गई, आर ए अपॉन एल। आर की यूनिट ओम, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, भाई एरिया मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो ये आ गया ओम मीटर। और अगर आपने ये सेंटीमीटर में लिया होता तो आपको क्या मिल जाता, ओम
सेंटीमीटर। ये यूनिट हो गई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की। अब क्या है, आपने आर को जब रिवर्ट किया था, आर को जब उल्टा किया था, तो आपको जी मिला था, कंडक्टेंस मिला था, प्रतिरोध का उल्टा चालकत्व। अब चलिए हम विशिष्ट प्रतिरोध का इनवर्स लेते हैं, या यूं कह लो कंडक्टेंस रेसिस्टिविटी का इनवर्स लेते हैं हम लोग। तो यहां पर बेटा क्या होने वाला है, आप 1/r करोगे, 1/ρ करेंगे। 1/ρ की जो वैल्यू होती है, इसको हम कप्पा से दिखाते हैं। एक ग्रीक वर्ड है कप्पा, कटप्पा नहीं, कप्पा है ना। 1/ρ, 1/ρ मीन्स 1/r इंटू a/l। ये क्या मिल गया, 1/r इंटू l/a। इस कप्पा से जो आपने दिखाया है उस टर्म को बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का उल्टा हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकत्व, या फिर कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, चालकता, ये हो गई। तो ये कप्पा क्या है, सिंपली कंडक्टिविटी समझो, चालकता समझो, यही यूज होगा बार बार, ठीक। अब कप्पा की यूनिट्स पे फोकस किया जाए, ये देखो 1/r को हम बोलते हैं जी, आगे पीछे हमने पढ़ा कंडक्टेंस, और l/a को बोलते हैं जी स्टार कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। l/a को क्या बोला, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक। यूनिट देख लेते हैं, 1/r, जी की यूनिट क्या थी, ओम इनवर्स, और यहाँ क्या है, मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या क्या मिल जाएगा, ओम इनवर्स, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर भी तो हो सकता है, तो मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ज्यादातर आपको सेंटीमीटर ही मिलेगा, क्योंकि मीटर में यार सेल्स जो हमारे लैब में यूज हो रहे हैं उनका मीटर में इलेक्ट्रोड, उनकी एरिया मीटर में क्रॉस सेक्शनल दी जाए, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात नहीं लगती है ना। इसके बाद क्या है, ओम को ही आपने बोला मो, तो मो मीटर इनवर्स, या फिर मो सेंटीमीटर इनवर्स। मो को ही आप बोलते हो साइमेन, साइमेन मीटर इनवर्स, या फिर क्या, साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये चालकता की यूनिट्स हो गई। इनमें से भी कुछ चीजें आपकी यूनिट्स भी पूछी जा सकती हैं, तो आप ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। आर आपने पढ़ा, आर का इनवर्स किया, आर रेसिस्टेंस था उसको इन्वर्ट किया, तो आपको जी मिला, वो था कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व। फिर आपने आर को जब एल और ए से कोरिलेट किया, लेंथ और एरिया से कोरिलेट किया, तो आपको मिला रो, जिसको आपने नाम दिया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। और फिर रो को जब आपने इन्वर्ट किया तो आपको मिला स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकत्व या फिर चालकता। इन सबको आप समराइज कर लेंगे, यूनिट्स एक बार देख लेंगे, क्योंकि यूनिट खुद में एक क्वेश्चन है अच्छे एमसीक्यू के लिए, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनके लिए। हम पहुंच चुके हैं बेटा कंडक्टिविटी पे। रो का फार्मूला हमने 1/r इंटू, कप्पा का फार्मूला हमने 1/r इंटू l/a पढ़ लिया, या कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार हमने पढ़ लिया। कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार हमने पढ़ लिया। अब बात यह है बेटा कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मोलर कंडक्टिविटी के लिए, है ना। मोलर कंडक्टिविटी ही हमारे लिए बेसिकली पढ़ने की जरूरत थी हमें यहाँ पे। ये सब चीजें क्योंकि इनकी यूनिट्स पूछ देता है तो हमने बता दिया आपको। कुछ कभी कभार फार्मूले भी पूछ देंगे, कुछ न्यूमेरिकल टाइप के, लेकिन चांसेस कम होते हैं। मोलर कंडक्टिविटी के आगे की चीजें आपके लिए जरूरी हैं समझनी। देखिए, आप जानते हो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। एक दिए गए आयतन में, 1 लीटर आयतन में उपस्थित जो मोलों की संख्या होती है उसको हम मोलैरिटी बोलते हैं, मोलर सांद्रता बोलते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसकी मोलैरिटी 1 हो, या मोलर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, जिसकी मोलैरिटी 1 होती है उसको हम मोलर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है उसको मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। मोलर चालकता क्या है, एक मोलर सांद्रता वाले विद्युत अपघट्य की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। कंडक्टिविटी ऑफ मोलर सॉल्यूशन
इज कॉल्ड इट्स मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी कप्पा का, इसको हम लेमडा एम से दिखाते हैं बेटा। ये लेमडा ए भी है, एक लेमडा आप ऐसे बनाते होंगे, छोटा लेमडा, एक बड़ा है ना, कैपिटल लेमडा समझ सकते हो। जैसे हमारे रोमन लेटर्स होते हैं वैसे ही ग्रीक लेटर्स में भी इस तरह से आते हैं। अब देखो क्या है, लेमडा एम इज इक्वल टू बेटा हो गया कप्पा डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन सी या मोलैरिटी एम कह लो, जो भी रहे, कप्पा बाई सी। तो कप्पा की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक। और सी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, ठीक। ये चीज हो गई। लेकिन अगर मान लो एक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ना होके सेंटीमीटर इनवर्स रहता, तो ये लीटर को आपको बदलना होता सेमी में। तो आपको क्या करना, एक लीटर में आप जानते हो 1000 सेमी क्यूब होता है, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी होगी। तो यह आएगा 1 मोल अपॉन 1000 सेमी क्यूब, यानी कि यहाँ 1000 से डिवाइड होगा। तो यहाँ 1000 से अगर डिवाइड होगा तो वो 1000 फाइनली कहाँ जाएगा, ऊपर यहाँ जाएगा। तो लेमडा एम इज इक्वल टू कप्पा डिवाइडेड 1000 कप्पा डिवाइडेड बाई सी, ये चीज हो गया, ठीक है। कप्पा अपॉन सी था, सेमी में हमने कप्पा को लिया, ओम इनवर्स सेमी इनवर्स, तो कॉन्सेंट्रेशन में भी हमें सेमी टर्म इन्वॉल्व करना पड़ा, और जिससे यहाँ पे 1000 आ गया। यही फार्मूला ज्यादातर मोलर कंडक्टिविटी के लिए यूज भी किया जाता है, ठीक है। अब यहां से एक टर्म और आता है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन या इसको बोलते हैं सांद्रता। ये क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर वॉल्यूम, ठीक है। 1 लीटर आयतन में, हिंदी वाले सुन ले बस, 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या। इसी का एक इनवर्स टर्म आता है बेटा डाइल्यूशन, तनुता। आपने सुना भी होगा, आपने 11th में आयनिक इक्विलिब्रिया में, आयनिक साम्य में पढ़ा होगा तनुता। तनुता क्या होती है, सांद्रता का उल्टा। मतलब यहां था मोलों की संख्या 1 लीटर में, अब यहां क्या है, 1 मोल के लिए लीटर्स की संख्या, नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। विलेय के 1 मोल में के लिए कितना आयतन आप देते जा रहे हो। भाई हमने मान लो यहां पे घोला, 1 लीटर का सॉल्यूशन था, इसमें 1 मोल था सॉल्यूट, तो हमने बोला कि भाई इसकी मोलैरिटी है, इसकी सांद्रता है 1 मोल पर लीटर। एक वॉल्यूम और बढ़ा दिया तो हाफ हो गया, और बढ़ाया 1/3 हो गया। वॉल्यूम बढ़ाते गए सॉल्यूशन डाइल्यूट होता गया, आयतन बढ़ाते गए विलयन कम होता गया। तो यहां पर नंबर ऑफ वॉल्यूम्स फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए एकदम ठीक उल्टा है, ठीक है। मतलब सांद्रता की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट क्या है, लीटर पर मोल। अब ये देखो फार्मूला, अगर यानी कि यहां पे आया, तनुता को हम दिखाते हैं V से, V इज इक्वल टू 1/c। तो इसको यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000 कप्पा, 1000 कप्पा इंटू 1/c मीन्स क्या, V तनुता है, V क्या है, तनुता है। तो इस फार्मूले से हम 2 कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। इसको हम मिटा रहे बेटा, है ना। यहां से 2 कंक्लूजन हम लोग निकाल रहे हैं। लेमडा एम प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब ये है कि जो मोलर चालकता है वो सांद्रता बढ़ाने पर घटेगी और तनुता बढ़ाने पर बढ़ेगी। डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के साथ साथ मोलर कंडक्टिविटी घटती है। ये तो ये फार्मूला बोल रहा था, इसको फिजिकली आप कैसे समझेंगे। जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, 1 मोल प्रेजेंट था 1 लीटर में, आपने 2 लीटर कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बढ़े, इलेक्ट्रोलाइट के जो घुला है उसका नंबर नहीं बढ़ा, मतलब आयनों की संख्या नहीं बढ़ी, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े, वॉल्यूम बढ़ा बस। तो आयनों को भागने के लिए, चलने के लिए जगह ज्यादा मिलेगी, उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी बेटा। ऐसे समझो कि जैसे आप एक
रोड पर हो और उस रोड पे भीड़ ज़्यादा हो और फिर उस रोड को खूब चौड़ा करा दिया जाए। आपने देखा होगा गांव में आजकल बहुत रोड गवर्नमेंट चौड़ा कर रही है ना, गांव में हाईवे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, है ना। तो क्या है कि मान लो जब सिंगल लेन था तब उस पे जो गाड़ियों की स्पीड होती थी, अब वो 2 लेन और 4 लेन हो गया, तो फिर तो स्पीड बढ़ी गाड़ियों की, नो डाउट बढ़ेगी। जब भीड़ कम होगी, कहीं भी भीड़ कम करने क्या तरीका है कि भाई या तो आयंस को कम कर दो, तो आप यहाँ नंबर ऑफ मोल्स तो बदल नहीं पा रहे हो, या फिर क्या करो आपने वॉल्यूम बढ़ा दिया सॉल्वेंट का, जैसे पानी डाल दिया तो डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूशन बढ़ गया उसका, तो वहां पे उसको ज्यादा जगह मिल रही है चलने के लिए, मोबिलिटी आयंस की ज्यादा हो जाती है, और आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होना मतलब मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई। सिंपल सी ये चीज है। तो ये कहानी थी कि कैसे डाइल्यूशन। और एक और बात है कि सेम कॉन्सेंट्रेशन हो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सेम कॉन्सेंट्रेशन या सेम डाइल्यूशन है, मान लो समान सांद्रता या तंता, तो वहां जो प्रबल अपघट्य होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा मिलती है बेटा। क्यों? क्योंकि वो जितने आयन्स आप उसके अंदर हैं, 100 मॉलिक्यूल है तो 100 के 100 टूटेंगे, और वहीं वीक है तो 100 नहीं टूट पाता, उसके फिर कुछ क्या होते हैं, आपस में जुड़ भी जाते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है। अब एक बात और आती है कि आप ये देख रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है क्या? चेंज तो स्ट्रॉन्ग वाले में भी आएगा, वीक वाले में भी आएगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग, मान लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिया है, उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन कम करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, तो उसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी अचानक से गिरती है, क्योंकि उसमें तो जितने आयन चाहिए थे उतने हैं ऑलरेडी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए जाने पर। तो इसका एक ग्राफ आप लोगों को समझ लेना है। आपसे पूछेगा कि सांद्रता बढ़ाने पर दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघट्यों के मोलर चालकताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन? तो आपका जवाब क्या होगा? भाई जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो प्रबल विद्युत अपघट्य है, उसमें जो परिवर्तन है, जो गिरावट है मोलर कंडक्टिविटी की, वो अचानक से होगी, तेजी से, और जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है उसमें गिरावट धीरे धीरे होती है। ठीक है, कुछ ही ढंग से। इधर है मोलर कंडक्टिविटी, इधर है सांद्रता का वर्ग। ठीक, ये चीज। तो जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपके किताबों में ज्यादातर KCl दे देता है, KCl, NaCl, KOH, NaOH, कोई भी H2SO4, तो ये क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य है, प्रबल विद्युत अपघट्य। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये चीज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या आता है? इस तरह से ग्राफ आता है बेटा, ये कुछ इस ढंग से राइट एंगुलर है, हाइपरबोला टाइप का। ये जैसे मान लो एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड के लिए ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है, इसमें गिरावट क्या है? धीरे धीरे। यहाँ पे क्या है कि जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया अचानक से गिरा, यहाँ क्या है? थोड़ा 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 परिवर्तन हो रहा है, इस ढंग से। ठीक है, तो ये ग्राफ आप बना दोगे, वहां पे चेंज के लिए बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब हेडिंग की तरफ आप बढ़ रहे हैं, कोलराउस का नियम है ना, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत दिया था कोलराउस ने। और उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है बेटा, आपको लगाना होगा न्यूमेरिकल्स, है ना। तो हम लोग एक क्लास इसके न्यूमेरिकल्स की भी लेंगे। आपको जो फिजिकल में न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं उसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ, अगर जैसे देखो आप थोड़ी सी कोशिश करोगे तो इसी कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फॉर बेटर है आपके लिए, एकदम फिक्स हो जाएगा ये 5 मार्क्स आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, एकदम गारंटेड। ये 2 वीडियोस ये और एक न्यूमेरिकल का क्लास, तो आपके 5 नंबर फिर कहीं हिलने वाले नहीं बेटा, ये आप 70 में से 5 आप अपना स्कोर कर लेंगे, है ना। चलो, एक टर्म ये है, जैसे आपने देखा कि आप डाइल्यूट करते गए करते गए करते गए, कंडक्टिविटी बढ़ती गई बढ़ती गई। एक वक्त ऐसा आएगा बेटा जब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे और कंडक्टिविटी में कोई इजाफा नहीं होगा, कोई वृद्धि नहीं होगी, कोई इंक्रीमेंट नहीं दर्ज होगी। उस वक्त जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीमांत मोलर चालकता, या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, मतलब डाइल्यूशन अब इन्फिनिट हो चुका है, या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, या फिर अब भाई तनुता अनंत है, डाइल्यूशन इन्फिनिट है, तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, तो इसको तीसरा भी एक नाम दिया जाता है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब ये चीज कि आपने देखा कि अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया, बढ़ाते गए तो लेमडा एम बढ़ रहा था, हमने डाइल्यूशन को इन्फिनिट कर दिया तो ये एक पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, उसको हम बोलेंगे लेमडा एम इन्फिनिट। भाई अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो उस वक्त कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, उस वक्त भी यही चीज मिलेगी, सिंबल तो वही रहेगा, सिंबल बस बदल सकता है। आप चाहो तो इसको लेमडा एम एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन कर दो, दोनों बातें एक ही है बेटा, अलग नहीं है। सिंबल ऐसा मिल रहा है तब भी इसी की बात हो रही, ये सिंबल यहां जीरो लिखा हुआ है तब भी वही चीज है। नाम हमने बता ही दिए, आप उसको लिख लीजिएगा। नाम क्या क्या है, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता, इंग्लिश में बोलोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब अब मोलर कंडक्टिविटी बढ़ने घटने वाली नहीं है, लिमिट पे पहुंच चुकी है अपने, है ना, हाईएस्ट लिमिट पे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, है ना। अब जो है आपने क्या किया, कंडक्टिव जब आपने डाइल्यूशन इन्फिनिट किया था तब भी वही चीज मिली थी, तो आप इसको बोलते हो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, है ना, इसको बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, इन्फिनिट डाइल्यूशन। भाई डाइल्यूशन अनंत था, जब तनुता अनंत थी तो कंसंट्रेशन क्या था, जीरो था, तो इसको आप बोल सकते हो शून्य सांद्रता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो ये चीजें हैं। इसके लिए क्या है फार्मूला, इसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है बेटा, है ना। बस ये समझना है कि इस वक्त चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य हो या प्रबल विद्युत अपघट्य हो, उसके सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूट चुके होते हैं। मतलब प्रबल विद्युत अपघट्य में भी 100% डिसोसिएशन और दुर्बल में भी 100% डिसोसिएशन मिलेगा। कब, जब डाइल्यूशन क्या होगा, इन्फिनिट होगा। यानी कि ये सबसे ज्यादा चालकता कब मिलेगी, जब डाइल्यूशन इन्फिनिट होगा। ठीक है, तो एक टर्म आपने पढ़ा होगा 11th में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा जिसको आप अल्फा से दिखाते हो। अल्फा क्या था, वियोजित अणुओं की संख्या, मतलब नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, कुल अणुओं की संख्या, वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। क्लियर, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आयनन की मात्रा, इसको आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा बोलते हैं। आयनन की मात्रा अल्फा बराबर डिसोसिएटेड अणुओं की संख्या, टूटे हुए अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। अच्छा एक बात ये समझो कि कुल अणुओं की संख्या कब आपको टूटी हुई मिलेगी 100%, कब, जब आप लेमडा एम लेंगे इन्फिनिट डाइल्यूशन पर। और कुछ कितने टूटे हैं उस वक्त की मोलर कंडक्टिविटी, तो एक फार्मूला ये भी मिलता है, लेमडा एम अपॉन लेमडा एम एट इन्फिनिट डाइल्यूशन या लेमडा एम एट जीरो डाइल्यूशन। अब जैसे मान लो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा HA, ये टूटा, H प्लस एंड A माइनस बना, ठीक, तो ये मान लो इनिशियल स्टेज पर प्रारंभिक अवस्था में मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन था C, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जीरो होगा ना ये चीज। या मान लो 1 था तो इनका क्या था, 0 0, ठीक है। या C ले लो, चलो मान लो टाइम t के बाद, टाइम t या कुछ देर बाद क्या हुआ, इसका अल्फा मोल बना, इसका अल्फा मोल बना, तो इसकी कंसंट्रेशन क्या मिली, अल्फा इंटू सी,
इसका अल्फा इंटू सी, तो इनका अल्फा इंटू सी खर्च हो गया, तो सी माइनस अल्फा इंटू सी इनका खर्च हो चुका है। आप जानते हो आयनन स्थिरांक, आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन कांस्टेंट K इज इक्वल टू क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहां हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगा रहे हैं, द्रव्य अनुपाती क्रिया का, द्रव्यमान द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अल्फा इंटू सी इंटू अल्फा इंटू सी अपॉन C माइनस अल्फा इंटू सी, अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन सी कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा, सी कैंसिल आउट हो गया, तो K इज इक्वल टू मिला अल्फा स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये भी एक फार्मूला मिल जाता है। एक आध बार मैंने देखा न्यूमेरिकल पूछा था कि आयनाइजेशन कांस्टेंट बताओ, जबकि क्या है अल्फा की वैल्यू दी गई हो। अब क्या है अल्फा की वैल्यू, क्या है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम एट इंफिनिट डायल्यूशन, तो आप ये अल्फा की वैल्यू रख दोगे, K इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम एट इंफिनिट डायल्यूशन होल स्क्वायर इंटू सी अपॉन 1 माइनस लेमडा एम अपॉन लेमडा एम एट इंफिनिट डायल्यूशन। इसको सॉल्व कर देना या ऐसे ही वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका जो भी करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल रहेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इतना था। अब हम लोग बढ़ते हैं कोलराउस लॉ की तरफ बेटा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स के लिए। ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, है ना, इस पे शायद एक बार न्यूमेरिकल यूपी या सीबीएसई बोर्ड में एक आध न्यूमेरिकल आए हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला नहीं, बट आपने समझ लिया। अब क्योंकि देखो पढ़ाना तो हर चीज है, लेकिन एक फिल्ट्रेशन जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या गैर इंपॉर्टेंट है, वो चीज आप एक शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे इन चीजों को। ठीक है, अब कोलराउस लॉ देखिए क्या है बेटा। कोलराउस लॉ बहुत इजी सा लॉ है। पहले तो इसका नाम आप समझ लो, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराउस का आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत, स्वतंत्र अभिगमन का सिद्धांत। ये सारा इनका जो लॉ है वो इन्फिनिट डाइल्यूशन पर ये लॉ दिया गया है। और देखो है क्या, आयन से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो कंडक्टिविटी देते हैं, करंट कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। कोलराउस कहते हैं, देखो माइग्रेशन मतलब आप समझते हो ना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कोलराउस कहते हैं देखो जब एक आयन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है तो उसका दूसरे आयन से कोई लेना देना नहीं है, वो आयन अपने हिसाब से चल रहा है, ये आयन अपने हिसाब से चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये आयन जो कंडक्टिविटी देगा वो अलग कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेगा, ये दूसरा वाला आयन दूसरे ढंग से कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब हर एक आयन का अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे आप जब स्कूल में जाते हो अपने पढ़ने, तो आप एक फीस डिपॉजिट करते हो, स्कूल कोचिंग कहीं भी, तो जो आप फीस डिपॉजिट करते हो, आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, तो आप दोनों लोगों का अपना अपना फी है और आप अपने हिसाब से पढ़ते हो जाके। अब ये नहीं है कि 15 दिन आप आओगे 15 दिन आपका फ्रेंड आएगा, एक ही फीस में काम चलेगी, ऐसा नहीं है, सबका अपना कंट्रीब्यूशन है। और जो आपके कॉलेज की या स्कूल की जो टोटल इनकम है वो सारे स्टूडेंट्स के कंट्रीब्यूशन के सम के इक्वल है। तो कोलराउस का जो स्वतंत्र अभिगमन, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है या सिद्धांत है, ये कहता है कि भाई देखो एक इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन और एनायन होंगे, तो कोलराउस लॉ कहता है देखो जो कैटायंस हैं और जो एनायंस हैं, इन्फिनिट डाइल्यूशन पर इनके मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दें अगर हम, तो हमें उस इलेक्ट्रोलाइट की
मोलर कंडक्टिविटी इन्फिनिट डाइल्यूशन पर मिल जाएगी। और आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटीज हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मीन्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन इज द सम ऑफ molar conductivities of ions present in it, and molar conductivities of ions do not depend on each other. Means हिंदी में कि भाई अनंत तनुता पर एक विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित आयनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, और आयनों की मोलर चालकताएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो कोई एक हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया AXBY, इसको आप तोड़ रहे हो, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, तो आपको क्या मिल रहा है, चलो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेते हैं, तो ये X मोल मिले A प्लस के और Y मोल मिले क्या आपको B माइनस के। तो यहां पे लेमडा m एट इंफिनिट डाइल्यूशन ऑफ AXBY की जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता, आपके बुक में हो सकता है ये 0 दिया हो, तो क्या कोई नई चीज है ये? नहीं, इन्फिनिट लिखा तो हम तनुता की बात करते हुए इसको सॉल्व कर रहे हैं, 0 लिखा तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हुए लिख रहे हैं। तो ये हो जाता है बेटा x मोल A के, तो x मोल लेमडा m एट 0 कॉन्सेंट्रेशन, जब 0 लिखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बोलोगे, सांद्रता बोलोगे, और जब इंफिनिट लिखोगे तो डाइल्यूशन बोलोगे, ऑफ A प्लस प्लस Y मोल ऑफ लिमिटिंग कंडक्टिविटी ऑफ B माइनस। ये कहानी हो गई, बस क्लियर है। अब समझो एक चीज, जैसे मान लो आपसे बोला गया कि लेमडा m आप बताओ NaCl का, तो क्या हो जाएगा भाई, लेमडा m Na प्लस का प्लस लेमडा m Cl माइनस का, बात खत्म। आपसे बोला गया लेमडा m H2SO4 का बताओ आप इंफिनिट डाइल्यूशन पे या 0 कॉन्सेंट्रेशन पे, तो H2 कितने हैं, 2 है, तो 2 इंटू मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन, बस हो गया, काम खत्म। अब इससे क्या है, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको इसमें मिल सकते हैं, अच्छा टॉपिक है। पहली बात तो ये ऐसे ही पूछा जाता है खूब, और खूब पूछा जाता है, नस्ट इक्वेशन एंड कोलराउस लॉ, और उधर एक डेनियल सेल था बेटा, ये टॉपिक डायरेक्ट हिट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी, आपको उससे जो कंक्लूजन वाले क्वेश्चन है कि रिएक्टिविटी अरेंज करना, रिड्यूसिंग कैपेसिटी अरेंज करना, ये सब मिलेंगी। इस पे क्या है, इससे आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिट डाइल्यूशन अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालते हो। देखो कैसे, जैसे मान लो आपसे पूछ दिया कि आप एसिटिक एसिड का बताइए मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिट डाइल्यूशन, ठीक है, आपसे पूछ दिया एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिट डाइल्यूशन, आप बता दो हमको, ठीक है, और कुछ वैल्यूज दी गई हैं नीचे, क्या क्या दी गई हैं, जैसे आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl दिया गया है, मान लो X हो Y हो कुछ भी, ठीक, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का दिया गया है, मान लो ये Y है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको सोडियम एसीटेट का दिया हुआ है Z, और कहा जा रहा है आप एसिटिक एसिड का बता दो। तो क्या करना है हमको, NaCl का जो है इसको जब आप लिखोगे तो ये लिख सकते हो ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये लिखा जा सकता है। यहाँ इन्फिनिट जब लिखेंगे तो हर जगह इन्फिनिट लिखेंगे, यहाँ 0 जब लिखेंगे तो हर जगह 0 लिखेंगे, ये Cl माइनस हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट फ्रेम कर दो, लेमडा m H प्लस इंफिनिट डाइल्यूशन प्लस लेमडा m Cl माइनस इंफिनिट डाइल्यूशन, इक्वेशन सेकेंड, लेमडा m एसीटेट आयन इंफिनिट डाइल्यूशन प्लस लेमडा m Na प्लस इंफिनिट डाइल्यूशन। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी एट इंफिनिट डाइल्यूशन। तो ये क्या होता है,
इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस इन्फिनिट डाइल्यूशन पर हाइड्रोजन आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, मतलब ये जो आपको इन 3 इक्वेशंस में 6 आयंस दिख रहे हैं, Na, यहां भी Na, Cl H एसीटेट, और आपको चाहिए क्या, केवल ये 2 आयंस चाहिए, बाकी खत्म कर देने हैं। तो ये खत्म कैसे होंगे, बस इन्हीं को खत्म करना आपको सोचना है। तो क्या करेंगे हमें Na वाला खत्म करना है, मतलब इसमें से इसको घटाना होगा। Cl वाला खत्म करना है, मतलब इसमें से इसको घटाना होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, और ये H बचा रहना चाहिए पॉजिटिव सिंबल के साथ। तो हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को ऐड, सेकेंड और थर्ड को ऐड करने, क्योंकि एसीटेट और H प्लस बचा रहना चाहिए। Na खत्म हो जाए, Cl खत्म हो जाए। तो हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड किया और उसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो मिल तो गया ये दोनों आए। अब जो जो वैल्यूज मान लो ये दिया है, इसका दिया हुआ है 4, इसका 91 दिया हो, इसका 490 दिया हो, इसका 120 दिया हो, तो इन दोनों को ऐड करो, इसको माइनस कर दो, आंसर मिल गया आपका। ठीक है, काम खत्म। तो आपको फाइनली क्या मिला, लैम्डा m इन्फिनिट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू लैम्डा m ऑफ HCl प्लस लैम्डा m ऑफ सोडियम एसीटेट माइनस लैम्डा m ऑफ NaCl। इन तीनों की वैल्यूज हमको पता है, इनको हम यूज करके खत्म कर लेंगे वैल्यू। ठीक है, अब कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट जैसे बीच में आए भी हैं, हमने उनको बताया भी है, और उनको समराइज कर लो आप लोग, फिर हमें लगता है कि ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक आध दो हेडिंग अगर कोई गलती से भी छूटी रह जाती है तो उसको आप पढ़ लेंगे। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बताएंगे, मैं आपको उसकी क्यूरी क्लियर कर दूंगा। देखो बच्चों, इसके बाद एक बात हम लोगों को ये बतानी है कि जैसे दे देगा न्यूमेरिकल्स में, खैर वो चीज़ें न्यूमेरिकल में फर्दर डिस्कस होने वाली हैं, और पहले भी हमने बताया था उस चीज़ को। गिब्स फ्री एनर्जी टर्म्स की बात थी। गिब्स फ्री एनर्जी आपको बताया कि ये रहता है फार्मूला, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस लगते हैं। तो जैसे आपसे पूछ देगा कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगी, और बताइए सेल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। जैसे हमने डेनियल सेल पढ़ते वक्त बताया था कि जिंक है, यहाँ Cu डबल प्लस है, ये बन गया Zn डबल प्लस और साथ में Cu, और यहाँ E नॉट जो हमने निकाला वो 1.10 वोल्ट निकाला। और याद रहे कि आपको E नॉट जो निकालना है वो रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करके निकालना है। तो यहाँ E नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आई, तो इसको पुट करोगे तो डेल्टा G नॉट गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस n नंबर ऑफ मोल्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, फैराडे कांस्टेंट F, E नॉट की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है 1.10 वोल्ट, तो माइनस 1.10 टाइम ऑफ n इंटू एफ। n और f की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर सकते हो। बट डेल्टा G की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, 0 से कम आई। अगर 0 से कम आती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या स्वस्फूर्त इसको बोलते हैं। मतलब ये रिएक्शन होगा, कहने का मतलब ये है रिएक्शन होगा। फेजिबल या प्रोबेबल, संभाव्य क्रियाएं, संभव क्रियाएं। अगर यही डेल्टा G 0 से बड़ा होता तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाता, स्फूर्त नहीं रह जाता। ठीक है, एक्चुअली डेल्टा G क्या होता है, डेल्टा G होता है बेटा डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S। ये एंथैल्पी कंटेंट है और ये एंट्रोपी है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, तो वो सब अलग बात है। तो यहां से आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस मिलेंगे कि सेल पॉसिबल है कि नहीं। तो अगर सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल का पॉजिटिव में आ रहा है तो वो पॉसिबल है, रिएक्टेंट फेवर्ड है, रिएक्शन प्रोडक्ट फेवर्ड, प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये ई नॉट नेगेटिव में आ जाता तो रिएक्टेंट फेवर्ड हो जाता, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाती, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती। तो एक टर्म में हो गया। एक टर्म आप लोग एक डायग्राम देख लेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE होता है बेटा। SHE मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई थी, Li, K, Ba, Sr, Ca जो भी,
उसमें हाइड्रोजन का 0 लिया गया था। असल में वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव था बेटा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, जिसको हम SHE बोलते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसमें क्या होता है कि हम लोग एक 1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन लेते हैं और इसमें प्लेटिनम के वायर से, प्लेटिनम ब्लैक से कोटेड एक प्लेटिनम प्लेट लटका देते हैं, ठीक है, इसमें डिप कर देते हैं और इसमें हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस पास करते हैं, H2 गैस, ठीक है। क्या पास करेंगे यहां से? H2 1 ATM पर, ठीक है, यहां से, और इसको कनेक्ट करेंगे हम कहीं दूसरी मेटल से ले। ये SHE का डायग्राम है बेटा, ठीक है। मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? PT, यहाँ H2 H प्लस आयन, इसमें H प्लस आयन है, ये 1 मोलर है और ये 1 ATM पे ये भेजा जा रहा है, ठीक। ये सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का प्रदर्शन है। अब करते क्या हम, इसका यूज क्या है? इसका जो वोल्टेज माना हमारे IPAC ने, वो कितना माना? 0.00 वोल्ट, अपने इच्छा से, स्वेच्छा से, आर्बिट्रेरली इसको 0.000 वोल्ट ले लिया गया। अब करना क्या होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं? अब इसका यूज हम ये करेंगे कि किसी भी मेटल का, मान लो आपको जिंक का निकालना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या कॉपर का निकालना है, या किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे? एक सेल बनाओगे, कपल्स बनाओगे इन दोनों को मिला करके। जैसे मान लो इधर SHE हो गया, ये प्लेटिनम है, इसको वोल्टमीटर के जरिए, ठीक उसी तरह से जैसे आपने डेनियल सेल बनाया था जिंक और कॉपर का, यहाँ जिंक रखा, इसको जिंक SO4 में डुबाया, और ये क्या है? H2SO4 में, और फिर क्या है, यहाँ सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करोगे तो करंट कहीं से कहीं फ्लो करेगी, से दैट जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ हाइड्रोजन से करंट गई। इसका जो, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो एक कैथोड बन गया, और E0 ऑफ कैथोड क्या है? E0 ऑफ कैथोड आया था बेटा कितना? 0.00 वोल्ट, ठीक है। अब क्या है, यहां जो वोल्टेज आपको मिला वो मान लो 0.76 वोल्ट मिला, तो यहां तो E0 A0 हमें निकालना होगा, और आपको फार्मूला पता है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। E0 ऑफ सेल कितना है? 0.76 वोल्ट। E0 ऑफ कैथोड कितना है? 0.00, 0 हो गया, माइनस E0 ऑफ एनोड आपको जिंक का निकालना है, ठीक। तो E0 ऑफ जिंक जो आपको मिला वो क्या मिला? माइनस 0.76 वोल्ट मिल गया। लेकिन ये किस कैसा है? रिडक्शन वाला है, क्योंकि यहां जब नेगेटिव लगाते हो बेटा तो ये रिडक्शन होता है, पॉजिटिव लिखते तो ये ऑक्सीडेशन वैल्यू हमको मिलती, ठीक है। तो इस ढंग से जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका यूज हम करते हैं क्या? इसमें करते हैं कि मेटल्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। एक सेल्स के कैटेगरी, बैटरीज की कैटेगरी, आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी आप किसी बुक से या गाइड वगैरह से आप एक बार देख लेंगे। प्राइमरी बैटरी क्या है, सेकेंडरी, प्राइमरी जो रिचार्जेबल नहीं है वो प्राइमरी होती हैं, मतलब जिसको पुनः आवेशित नहीं आप कर सकते हैं। सेकेंडरी क्या है कि खत्म हुई तो डेड नहीं हो गई, फिर से उनको आपने रिचार्ज किया, जैसे इन्वर्टर वाली जो बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी, ये सेकेंडरी बैटरी है, ठीक है। और वही क्या है, जो टॉर्च में आप लगाते हो सेल, वो क्या है? प्राइमरी बैटरी है। वो एक बार उसका इलेक्ट्रोलाइट यूज हो गया तो यूज हो गई, फिर अब वो दोबारा यूज लायक नहीं रह जाती है। तो एक बार आप इनको, आप किसी बुक से एक नज़र बस पलट लीजिएगा, हो सकता आ जाए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारा बता दिया बेटा। तो इस तरह से आज 2 क्लासेस में, केवल कल की एक क्लास थी, आज की एक क्लास में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा लेंगे एक आध दिन में, और फिर ये 5 नंबर का काम हम लोगों का हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक में आपको मैं नेम रिएक्शंस बताने वाला हूँ, मैं एकदम ताबड़तोड़ अपने इंड से खेल रहा हूँ। नॉन स्ट्राइक पे आप भी जमे रहिए, खूब मेहनत करिए बच्चों,
आपके माँ बाप के, आपके जो खुद के सपने हैं उसको अगर आपको सही वक्त पे पूरा करना है तो वक्त के साथ खिलवाड़ नहीं करनी है बेटा। आप टाइम को यूटिलाइज करिए। इस वक्त आपकी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। हेल्दी फूड्स लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, सफिशियंट, मतलब नींद एकदम खो मत जाइएगा सोने में ही, ठीक है। और उसके बाद सारा वक्त आप अपने पढ़ाई पे दीजिए। डेविएशन वाली चीज़ों से थोड़ा दूर रहिए। ये सब मेरी सलाह है लास्ट मिनट में। तो बने रहिए बच्चों। आपको, आप अगर वीडियोस देखते हैं पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके कुछ सलाह हो, कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइए। और खूब मेहनत करके पढ़ाई करिए बच्चों। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।